सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं तबरेज और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। इसका सब विषय है, उपविषय है भारत की भूगोलिक संरचना। आइए देखते हैं क्या करके। इसके पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। संसार की भांति भारत में भी मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति हुई, 4 अवस्थाओं में हुई है। उत्पत्ति जो है 4 अवस्थाओं में हुई। कितनी अवस्थाओं में हुई है? 4 अवस्था में हुई है, ठीक है। जिनमें प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है? तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये पर्वत जो है सर्वाधिक पुराना पर्वत है। इसका निर्माण जो है पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाण चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय एवं अपरदन के कारण आज एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तो अरावली का पर्वत क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है और पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान से निर्मित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला है पर्वत की उत्पत्ति के द्वितीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वत की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? कैलिडोनियन युगीन पर्वत की उत्पत्ति हुई। भारत में इस समय कुड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई। किससे उत्पत्ति हुई? कुड़प्पा के भूसन्नति से पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई। कैलिडोनियन युगीन पर्वती, इसमें किसकी उत्पत्ति हुई है? कुड़प्पा भूसन्नति की उत्पत्ति हुई, जो कि क्या करते हैं, नदियों द्वारा, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा इसे काट दिया। जब कुड़प्पा क्रम की जो पर्वतें बनी हैं उनको काटा किसे गया है? कौन कौन सी नदी काटती है? तो महानदी, गोदावरी और कावेरी काटती हैं, जिसकी वजह से तीसरे चरण में हर्सिनियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ। किसका हुआ? दूसरे युगीन में कैलिडोनियन था, पहले में कौन था? पूर्व कैम्ब्रियन था, दूसरे में कैलिडोनियन और तीसरे में हर्सिनियन युग पर्वत का निर्माण हुआ, जो भारत में विंध्याचल एवं सतपूड़ा विंध्यन भूसन्नति से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? विंध्याचल एवं सतपूड़ा विंध्यन भूसन्नति से उत्पन्न हुए। विंध्याचल एवं सतपूड़ा के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है। जो विंध्याचल है और सतपूड़ा है उसके बीच में क्या है? भ्रंश घाटी स्थित है, जिनमें से नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है। विंध्याचल एवं सतपूड़ा को मोरदार पर्वत के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। और विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दक्षिणी और उत्तरी भाग में बांटता है। कौन? विंध्याचल पर्वत। अगला है चौथे चरण में तृतीय युग में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ, जिनमें भारत में बृहद, मध्य तथा शिवालिक हिमालय की श्रेणियाँ आती हैं, जो नवीनतम मोरदार पर्वत है। नवीनतम मोरदार पर्वत कौन सी हैं? तो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है तथा शिवालिक श्रेणी जो है यह नवीनतम मोरदार पर्वत के रूप में हमें देखने को मिलता है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति उस समय ही भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट के टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगामित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? जब भारतीय प्लेट तिब्बत प्लेट से टकरा गई, जिसकी वजह से जो है पश्चिमी भाग जो है वह हो गया समुद्र के अंदर अधोगामित हो गया, जिसकी वजह से जो है पर्वत का पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। वस्तुतः पश्चिमी घाट पर्वत नहीं है, अपितु प्रायद्वीपीय पठार का एक कगार। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट कोई पर्वत और नहीं है, यह पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक कगार है। अगला है मकराना, नागौर जिला, राजस्थान का संगमरमर। मकराना राजस्थान जिला नागौर राजस्थान का संगमरमर जो है विंध्याचल के भेड़ाघाट जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के संगमरमर से पुराना है, उत्तम कोटि का है। कहाँ का? मकराना का जो आप संगमरमर देखेंगे वो अच्छी क्वालिटी का दिखेगा, जबकि भेड़ाघाट जो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में, उसका जो है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगला है आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान भी यहाँ पर मिलती हैं। वो उतनी ही प्राचीन है जितनी स्वयं भारत। दूसरी और क्वाटरनरी युगीन युग के नवीनतम चट्टान काप मिट्टी के परतदार निक्षेपण से रूप में हुई है। अगला है इन भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर भारत के 3 स्पष्ट बृहद भाग प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान। नोट में देखते हैं जो कि परीक्षा उपयोगी है। भारत के में टर्शियरी क्रम की चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। आर्कियन शैलों के समूह को कायांतरित चट्टानों के क्रम कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद प्लीस्टोसीन हिमनद है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगला टॉपिक है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। पहला है इसमें, यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसका भाग है? गोंडवाना का ही भाग है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। अब यह नीस शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। जो प्रायद्वीपीय पठार है अब जो है शिस्ट और नीस के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों को अधोलिखित क्रम देखने को मिलता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले निर्मित हुई थी। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें उसके बाद से निर्मित हुई थी। उसके बाद से कुड़प्पा क्रम की चट्टान निर्मित हुई थी। उसके बाद से विंध्यन क्रम की चट्टान निर्मित हुई थी। उसके बाद से गोंडवाना क्रम की चट्टान निर्मित हुई थी। उसके बाद से दक्कन ट्राइब का निर्मित हुआ था। तो पहला इसमें पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। यह मानव जीवन से भी अधिक पुरानी चट्टानें हैं। इनका बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और यह अपने असली रूप को खो चुकी है। यह रावेदार हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव है। यह चट्टानें नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की हैं। इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर देखने को मिलता है। कुछ यहाँ भारत का चित्र बना हुआ है और इसमें आर्कियन समूह की शैलों के चट्टानों का क्रम दिख रहा है, कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का हिस्सा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और नीचे देख रहे हैं आप 4 भागों में। यहाँ पे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल में भी देखने को मिलता है। अगला है दूसरा धारवाड़। तो आर्कियन समूह का जब निक्षेप पढ़ूंगा तो कौन बना? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ये चट्टानें परतदार हैं। चट्टानें कैसी हैं? ये परतदार हैं। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। रूपांतरित तो वो भी हुआ है, लेकिन ये भी दोनों रूपांतरित। कौन? आर्कियन समूह की चट्टानें भी रूपांतरित हो चुकी हैं और अपनी असली चीज़ को खो चुकी हैं। वैसे ही धारवाड़ में भी ये भी अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इन चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिले में हुआ। धारवाड़ में होने की वजह से इसका नाम जो है धारवाड़ पड़ गया। यह चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। देश की लगभग सभी धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों से मिलती हैं। इसके अलावा फ्लोराइड, एल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्राम, अभ्रक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, संगमरमर, कोडर्म खनिज प्राप्त होते हैं। इसकी वजह से इसे जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रम की चट्टान के रूप में देखा जाता है। सोना कर्नाटक के क्वाड चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ घाटी में बहुतायत मिलता है। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि में अधिक मिलता है। यहाँ फिगर दिया हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में, हिमाचल के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। ये आप देख रहे हैं ये कोलार है जहाँ पे सोना जो है काफ़ी निकाला जाता है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे छत्तीसगढ़, और ये जो है उड़ीसा के कुछ भाग में, यहाँ पे जो है झारखंड है। झारखंड के कुछ भाग में ये जो है धारवाड़ की चट्टानों का विस्तार है। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वत के रूप में हुआ। इसी काल में अरावली पर्वत का निर्माण जो है मोरदार के रूप में धारवाड़ काल में ही हुआ था। यह संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत है। कौन? अरावली। संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत कौन है? अरावली। क्वेश्चन बनता है ये। अगला है तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह कम रूपांतरित है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ। यह चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि कृष्णा घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, चियार श्रेणी तथा पापधान श्रेणी में भी विस्तृत रूप से पाई जाती हैं।
यह आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। इनकी चट्टानों में लोहा, मैग्नीज मिलता है। साथ ही कुड़प्पा तथा करनूल जिले में एस्बेस्टस व टाक पाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान में इन चट्टानों में तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा प्राप्त होता है। पूर्वी राजस्थान में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे रांगा है, तांबा है, कोबाल्ट देखने को मिलता है। आगे है, अगला क्रम है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें कुड़प्पा के बाद बनी हैं। जब कुड़प्पा का अपर्दन अपक्षयन हुआ तो कौन सी चट्टानें बनी? विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपण द्वारा हुआ है। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी झारखंड के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप फैला हुआ है। इनकी अधिकतम चौड़ाई आगरा और नीमच के बीच में देखने को मिलती है। आगरा और नीमच के बीच में अधिकतम चौड़ाई इसकी देखने की मिलती है। लमसम 4400 के आसपास इसकी चौड़ाई है मीटर की। इस क्रम में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोध मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। सीमेंट उद्योग का आधार कौन है? तो चूने का पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का आधार है। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का है, इस इमारतों के निर्माण के काम में लाया जाता है। गौरतलब है कि सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का लाल किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सिकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है। इन्हीं चट्टानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे भी प्राप्त होते हैं। तो पूछेगा किन चट्टानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टान से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। फिगर में देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पूर्वी राजस्थान, चित्तौड़गढ़ से लेकर के सासाराम तक, आगरा से लेकर नीमच तक, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। साथ ही कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखने को मिलता है। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग या जुरासिक युग के बीच में हुआ था। किसमें? ऊपरी कार्बोनिफेरस युग या जुरासिक युग के बीच में हुआ। यह कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यह परतदार चट्टान है। इनमें मछलियाँ व रेंगने वाले जीवों का अवशेष प्राप्त होते हैं। दामोदर महानदी और गोदावरी व उसकी सहायक नदियों द्वारा कच्छ, कठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान आदि में चट्टानों का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। और भारत का 98% जो कोयले का डिमांड है, भारत का 98% जो कोयला है वह इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में दिया हुआ इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। में महाकल्प है, ये कल्प है, तो मेसोजोइक महाकल्प है और क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी दरारी उत्भेदन से लावा बृहद उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आच्छादित हो गया। 600 मीटर से 1500 मीटर और कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक बैसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। जब ये उद्गार हुआ तो जब जमाव जो देखने को मिलता है, कहीं कहीं 600 मीटर तक जमाव मिलता है, कहीं 1500, कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बैसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन प्रदेश कहलाता है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ टुकड़ों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में फैला हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया। तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल के ट्रैप हैं, वो जुरासिक कल्प में उनका निर्माण हुआ था। याद रखिएगा इसको भी। तो यहाँ देख लीजिए राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में भी कुछ जगह दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है, इसके क्या मायने हैं। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण है। पूछता है कि भौगोलिक तौर पर कौन सा लंबवत संचलन का उदाहरण है, तो आप बताएंगे दक्कन का पठार जो है लंबवत संचलन का उदाहरण है। यहाँ पर अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे जल विद्युत उत्पादन संभव है। इस प्रकार में तालाबों इस भाग में तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई की व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपर्दन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी, जो दक्कन का पठार लावा पठार था उसका अपर्दन हुआ, अपक्षयन हुआ तो काली मिट्टी का विकास हुआ, जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है, सोयाबीन की होती है, चना की खेती काफ़ी अच्छी होती है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में लेटराइट मिट्टी, जो पश्चिमी भाग में, तो वहाँ पे जो है
लेटराइट मिट्टी का काफ़ी विकास हुआ जहाँ अधिक वर्षा होती है, जिन पर मसाले, चाय, काफ़ी की खेती काफ़ी अच्छी होती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है जिस पर मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियों की खेती होती है। पश्चिमी भाग के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं एवं सागौन का देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस, ये सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियां मिलती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास की भूमियां मिलती हैं जिनका आधार पर पशुपालन संभव है। प्रायद्वीपीय पठार में ही कम वर्षा होती है तो कहाँ मिलता है? घास मिलती है, और घास जब मिलेगी तो वहाँ पशुपालन संभव हो सकेगा। तो प्रायद्वीपीय पठार में एक खनिज संसाधनों का भंडारण है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना में लोहा, सोना, लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज भी मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज का विपुल भंडार है, इसी वजह से छोटा नागपुर को रूर प्रदेश कहा जाता है। पूछता है कि किस प्रदेश को हम रूर का प्रदेश कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार को हम रूर का प्रदेश कहते हैं। आगे देखते हैं। पठारी भाग में तटीय भागों पर अनेक घाटियां एवं लैगून मिलते हैं जहां बंदरगाह व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। अनेक घाटियां मिलती हैं, लैगून मिलते हैं, लैगून और घाटियों की वजह से वहाँ पे जो है पोताश्रय का निर्माण हो सका, जिससे आवाजाही, सामान के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो सकी है। अगला है, यहाँ देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार है ये, और ये जो है छोटा नागपुर पठार कहाँ का देख रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल से झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा के कुछ भाग में देखने को मिलता है। और ये आपका पश्चिमी भाग है जहाँ सदाहरित वन मिलते हैं। उत्तर का विशाल पर्वतमाला। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना का किसने कहा था? तो कोबर ने कहा था। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी। जब 7 करोड़ वर्ष पहले जाएंगे तो हिमालय जो नहीं था तो वहाँ पे क्या था? 33 भूसन्नति था, जो उत्तर की अंगारा लैंड और दक्षिण की गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों, अब पूछता है 33 भूसन्नति किसको किसको अलग करती है? तो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती है। अब इन दोनों के अवसाद 33 भूसन्नति में जमा होते रहे। इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुए, जिसकी वजह से क्युंदलून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। मध्य के वलन से अप्रभावित या अल्पप्रभावित जो क्षेत्र था वो तिब्बत का पठार था। वर्तमान समय में हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट उत्तरी पूर्वी दिशा में गतिशील हुए। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व यह भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। जब निकट आ गए तो टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वो ऊंचा उठने लगा। तो लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थीं। कितने वर्ष पूर्व? 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो है सभी श्रृंखलाएं जो आकार, जो पर्वत बनने वाले थे, आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसिन व ओलिगोलोसिन कल्प। अब किस महाकल्प में? सेनोजोइक महाकल्प में। किस कल्प में? तो इयोसिन व ओलिगोसिन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। किस महाकल्प में हुआ था? तो सेनोजोइक में हुआ था। किस कल्प में हुआ था? तो इयोसिन और ओलिगोसिन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। अच्छा, किस महाकल्प में लघु हिमालय का निर्माण हुआ था? सेनोजोइक महाकल्प में। किस कल्प में हुआ था? तो ये मायोसिन कल्प में हुआ था। फिर पूछेगा कि किस महाकल्प में शिवालिक का निर्माण हुआ? तो फिर सेनोजोइक महाकल्प आ जाएगा। और किस कल्प में हुआ था? तो प्लायोसिन कल्प में हुआ था। तो फिर देख लीजिए, इयोसिन और ओलिगोसिन कल्प में वृहद हिमालय, मायोसिन कल्प में लघु हिमालय, प्लायोसिन कल्प में शिवालिक का निर्माण हुआ। हिमालय वास्तव में एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप जो हम देखते हैं, अक्सर कभी कभी देखने को मिलते हैं भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर मार्ग परिवर्तन और पीर पांजाल श्रेणी में जब हम देखेंगे तो 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप, जिन्हें हम करेवा भी कहते हैं, जो हिमालय के जारी रहने के संकेत हमको देते रहे हैं। और इससे पता चलता है कि अभी हिमालय का जो निर्माण है अभी पूरा नहीं हुआ है। अगला है हिमालय का महत्व। क्यों इतना महत्व है हिमालय हमारे लिए? भारत की जलवायु को निर्धारित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर पर्याप्त वर्षा कराता है, जबकि यह शीत ऋतु में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश की अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश के अधिकांश भाग
कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में हमारा देश स्थित है, लेकिन हमारा जो जलवायु है उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि हिमालय की वजह से। क्यों होते हैं हिमालय क्या करता है, जो साइबेरिया से हवाएं ठंडी चलती हैं उनको रोक देता है उधर ही, और जिसकी वजह से हमारे जो है देश में उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा बन जाता है, हमें ठंडी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। अगला है, हिमालय निम्न रूप से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, यहाँ से शंक्वाकार वन तथा औद्योगिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। पशु चारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घास मिल जाता है, जिसका नाम जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न खनिज जैसे चूना पत्थर, स्लेट, नमक, चट्टान, कोयला इत्यादि हमको हिमालय के पर्वत से मिलता है। चाय के बागान तथा फल उद्यान के लिए ढलवा जमीन भी मिल जाती है। ग्रीष्मकाल में गेहूं, आलू तथा मक्का जैसी फसलों की सीढ़ीनुमा खेतों पर उत्पादन हो जाता है। विभिन्न पर्यटक स्थल जैसे कि श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा विभिन्न धार्मिक केंद्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ इत्यादि की स्थिति भी पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं, हिमालय में देखने को मिलती है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, जल विद्युत परियोजना जैसे कि भाखड़ा नांगल पार्वती तथा पोंग हिमाचल प्रदेश में है। दुलहस्ती जो है जम्मू कश्मीर में है। टिहरी जो है परियोजना उत्तराखंड में है। इसकी वजह से जो है अगर ये हिमालय नहीं रहता तो ये सब परियोजनाएं नहीं लग पाती। अगला है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी प्राप्ति तथा जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल, इसलिए हिमालय को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। अब है, उत्तर भारत का विशाल मैदान यह नवीनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। इसका निर्माण क्वाटरनरी नियोजोइक महाकल्प, अब उत्तर भारत का विशाल मैदान कब हुआ है भाई, तो नियोजोइक महाकल्प में हुआ है। प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन कल्प में हुआ है। नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन और होलोसिन कल्प में हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर तथा नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ को नाम बांगर है, जबकि नए जलोढ़ का नाम खादर है। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला तथा पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। मैदानी भाग में हम बृहद जनसंख्या के जीवन के आधार हैं, क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा विभिन्न तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। इससे हमारे जनसंख्या व पशुओं के आहार प्राप्त होता है। साथ ही अनेक कृषि आधारित उद्योगों का कच्चा माल भी प्राप्त होता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही मैदानी भाग में भूमिगत जल के विशाल भंडार है, जिससे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस मैदानी भागों में नदियों की अधिकता है के कारण क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया गया है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के संभावित संचित भंडार हैं, और भूमि समतल होने के कारण सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया गया है। अब है, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज देख लेते हैं, किस भाग में उन्मग्नता के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया है? तो कह सकते हैं कि एक विशाल क्षेत्र अल्लाह बंद के कारण जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह जो है पूर्व की ओर हो गया है। अगला है, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, तो ये कयाल है, जिसे ब्लैक वाटर्स के नाम से जानते हैं। सिंध गंगा काप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। दिल्ली क्रम की सैल किस क्रम की चट्टान से बनी है? तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान से बनी है। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में है। देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित की गई? तो प्लीस्टोसिन युग में टर्शियरी समूह के समय इसको निश्चित की गई। असम में दिहांग सरीज हिमालय के किस भाग में प्रतिनिधित्व करता है? तो शिवालिक क्रम के हिमालय की प्रतिनिधित्व करता है। किस प्रकार के सेल समूहों को आधार सम्मिश्र की उपमा दी गई है? तो आर्कियन समूह के आधार सम्मिश्र की उपमा दी गई है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई है? तो धारवाड़ युग में हुई है। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारें तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो गोंडवाना युग में हुआ है। पृथ्वी पर धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा है? प्लीस्टोसिन हिमनद है। कायांतरित चट्टानों के क्रम किसे कहा जाता है? तो आर्कियन समूह की शैलों को कायांतरित चट्टान का क्रम कहा जाता है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी ठीक हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।